नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ताजे विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास 15 नवंबर 2025 को मतलब कुछ ही दिन पहले नासिक के घोटी शहर में हुए एक कार्यक्रम की रिपोर्ट है। ये कार्यक्रम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आयोजित किया था, जिसका नाम था संविधान समर्थक जोड़ो अभियान। जी। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक मतलब स्थानीय राजनीतिक सभा जैसी लग सकती है, पर जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो लगा कि इसमें काफी गहराई है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक इवेंट की रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक तरह से आप कह सकती हैं एक केस स्टडी है। केस स्टडी किस तरह से? कि जमीनी स्तर पर कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन सोचता कैसे है, या अपनी रणनीति कैसे बनाता है, अपने लोगों को प्रेरित कैसे करता है। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं, इसकी परतों को खोलते हैं। हाँ जरूर। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे कह सकते हैं जोरदार बात जो इस रिपोर्ट से निकल कर आती है वो एक चेतावनी है। एक चेतावनी। हाँ, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एडवोकेट एस.के. भंडारे ने साफ साफ कहा कि अगर संविधान विरोधी ताकतें सत्ता में आ गईं, तो संविधान से मिले अधिकार छीने जा सकते हैं। ये एक बहुत सीधी और बड़ी बात है। हाँ, कोई छिपी हुई बात नहीं, बल्कि एक डायरेक्ट वार्निंग। और यहाँ भाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भाषा पर? हाँ, उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया। सही बात है। उन्होंने एक विचारधारा को संविधान विरोधी कहा। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे वो बहस को किसी एक पार्टी की लड़ाई से ऊपर उठा देते हैं। वो इसे संविधान के समर्थक बनाम संविधान के विरोधी की लड़ाई बना देते हैं। मतलब एक तरह से लड़ाई का मैदान ही बदल जाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलने जैसा नहीं लगता? क्या इससे लोगों में एक डर नहीं पैदा होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उनके नजरिए से ये बढ़ा चढ़ा कर बोलना नहीं है। तो फिर क्या है? भंडारे ने इसे क्लैंत एक बहुत ही ठोस चिंता से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो ये कोई हवाई डर नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसका असर सीधे आपके बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। समझ गया। तो ये डर को व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर ले आता है, जो जाहिर है लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि भविष्य की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। इस चेतावनी को ताकत देने के लिए उन्होंने इतिहास का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। हाँ वो तो है। जब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। उन्होंने महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते पर बहुत जोर दिया। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य बताने जैसा नहीं लगा मुझे। शुरू की थी। और उन्होंने ही कहा था कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए। सही। अब बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में पता ना हो, लेकिन मनुस्मृति को एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में देखा जाता है जो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था को असमानता को सही ठहराता था। तो उसे जलाना सिर्फ एक किताब को आग लगाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। ये कहना था कि हम इस पुरानी दमनकारी व्यवस्था को नहीं मानते। और फिर भंडारे ने बताया कि कैसे 25 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने असल में मनुस्मृति जलाकर और फिर भारत का संविधान बनाकर, जिसमें सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया, अपने गुरु का सपना पूरा किया। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। ये मौजूदा लड़ाई को आजादी के लिए एक लंबे संघर्ष की अगली कड़ी के रूप में। और उन्होंने सिर्फ पुरुषों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जीजाई, जिन्होंने शिवाजी महाराज को खड़ा, और माता रमाई, जो डॉक्टर अंबेडकर की ताकत थी, उनका भी नाम लिया। ये भी बहुत सोचा समझा कदम लगता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आंदोलन के आधार को और चौड़ा करता है। कैसे? ये याद दिलाता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई सिर्फ कुछ महान पुरुषों ने नहीं लड़ी, बल्कि इसके पीछे शक्तिशाली महिलाओं का भी उतना ही बड़ा योगदान रहा है। ये संदेश देता है कि ये संघर्ष सबका है और इसमें हर किसी की भूमिका है। तो ठीक है, उनके पास एक भारी संदेश है, एक चेतावनी है, जिसे वो इतिहास और प्रतीकों से ताकत दे रहे हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि उन्होंने अपनी अंदरूनी कमजोरियों के बारे में कितनी खुलकर बात की। अच्छा, वो कुरबुरी वाली बात? हाँ बिल्कुल। भंडारे ने माना कि आंदोलन में कुरबुरी हैं, मतलब अंदरूनी मतभेद और झगड़े हैं। आमतौर पर कोई भी आंदोलन दुनिया के सामने अपनी कमजोरियां नहीं दिखाता। और यही इस रणनीति को बहुत परिपक्व और दिलचस्प बनाता है। वो कैसे? अक्सर ऐसे आंदोलन अपना सारा ध्यान बाहरी दुश्मन पर लगा देते हैं और अंदरूनी कलह में बिखर जाते हैं। सही बात है।
यहाँ नेतृत्व ये मान रहा है कि असली लड़ाई जीतने के लिए पहले अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर का विभाजन हो सकता है। और इस विभाजन को ठीक करने के लिए उन्होंने जो उपाय सुझाया वो भी बहुत अनोखा है। उन्होंने पातिमोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, ये कोई राजनीतिक शब्द तो है नहीं, ये तो बौद्ध धर्म से आता है ना। हाँ। और बुद्धिज्म से ये शब्द उधार लेना कोई संयोग नहीं है। पातिमोक्ष बुद्ध के समय की एक प्रथा थी जहाँ भिक्षु अपनी गलतियों को सबके सामने स्वीकार करते थे। तो इसका इस्तेमाल यहाँ क्यों? इस शब्द का इस्तेमाल करके भंडारे आंदोलन को एक नैतिक और आध्यात्मिक आधार दे रहे हैं जो सिर्फ राजनीतिक नारों से कहीं ज्यादा गहरा है। वो कह रहे हैं कि हमारी एकता का आधार करुणा, मैत्री और क्षमा होना चाहिए। मतलब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद करो, सॉरी बोलो और आगे बढ़ो। ठीक यही, ये आंदोलन को अंदर से ठीक करने की एक कोशिश है। और फिर इसके साथ ही उन्होंने एक और ठोस कदम सुझाया कि सभी समितियों में 40% पद युवाओं को दिए जाएं। जी। क्या ये सिर्फ युवाओं को खुश करने के लिए एक नारा है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ नारा हो सकता है। ये क्लासिक उत्तराधिकार की योजना है, मतलब सक्सेशन प्लानिंग। अच्छा, सक्सेशन प्लानिंग। हाँ, ये एक ऐसी समस्या का समाधान है जिससे दुनिया के कई पुराने आंदोलन जूझते हैं। नेतृत्व बूढ़ा हो जाता है और उनकी जगह लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। 40% का लक्ष्य तय करके वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आंदोलन में लगातार नई ऊर्जा, नए विचार और नए नेता आते रहें। वो आज के युवाओं में कल के नेतृत्व के लिए निवेश कर रहे हैं। वाह, ये तो सच में एक दोहरी रणनीति है। बिल्कुल। एक तरफ बाहरी दुनिया के लिए एक भावनात्मक और ऐतिहासिक अपील और दूसरी तरफ आंदोलन के अंदर अनुशासन और भविष्य की योजना। जी ठीक है, हमने संदेश और रणनीति की बात कर ली, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। पूछिए। ये सब नासिक में ही क्यों? भारत इतना बड़ा देश है, तो इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए घोटी नासिक को ही क्यों चुना गया? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि जगह का चुनाव अपने आप में एक संदेश है। वो कैसे? रिपोर्ट बताती है कि नासिक अंबेडकरी आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। अच्छा। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने 5 साल लंबा कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया था। ये मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक संघर्ष था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। ओह, तो ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये आत्मसम्मान और बराबरी के लिए एक लंबी लड़ाई थी। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, नासिक के पास यवला नाम की जगह पर ही डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में वो ऐतिहासिक घोषणा की थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अरे वाह। इसी घोषणा ने आगे चलकर लाखों लोगों के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का रास्ता खोला। ये दोनों घटनाएं इस आंदोलन के इतिहास में मील के पत्थर हैं। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक रैली नहीं थी? नहीं, ये एक तरह की ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा थी, उस जमीन पर खड़े होकर उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान करना जिसकी शुरुआत ही वहीं हुई थी। ठीक यही बात है, ये कोई संयोग नहीं है। नासिक में ये कार्यक्रम आयोजित करके आयोजक स्थानीय कार्यकर्ताओं को उनकी विरासत की याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं ये लड़ाई कोई नई नहीं है, तुम्हारे पुरखों ने इसी जमीन पर इसकी शुरुआत की थी, अब मशाल तुम्हारे हाथ में है। ये स्थानीय गौरव को एक बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ देता है और लोगों में एक अलग ही ऊर्जा भर देता है। बिल्कुल। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो इस एक रिपोर्ट से एक बहुत बड़ी तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ एक सभा की कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि एक सफल आंदोलन कैसे बनाया जाता है। प्रेरणा के लिए अपने इतिहास की ओर देखो, एकता के लिए अपनी अंदरूनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करो और प्रासंगिक बने रहने के लिए भविष्य की योजना बनाओ। सही कहा। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या? जो सिर्फ इस आंदोलन पर ही नहीं बल्कि किसी भी संगठन, किसी भी समूह, यहाँ तक कि किसी कंपनी पर भी लागू होता है। सवाल ये है कि कोई भी समूह बाहरी दुनिया की चुनौतियों से कैसे लड़ता है और साथ ही ये भी कैसे सुनिश्चित करता है कि वो अंदरूनी मतभेदों और झगड़ों से बिखर ना जाए। ये तो बहुत गहरा सवाल है। और ये रिपोर्ट एक संभावित रास्ता सुझाती है, प्रेरणा और समाधान दोनों के लिए अपनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों की ओर देखो क्योंकि आगे बढ़ने की ताकत अक्सर वहीं से मिलती है जहां से आपने शुरुआत की थी।